हेलो स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के लास्ट वीडियो के अंदर हमने रेट ऑफ द रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंस को और कैटलिस्ट डिपेंडेंस को नहीं समझा था, हमने सिर्फ कंसंट्रेशन डिपेंडेंस को समझा था। तो इस वीडियो के अंदर हम रेट ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके से बातचीत होकर आती है। लेट अस सी दैट। तो व्हाट आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आरओआर। आरओआर आपको ध्यान है, रेट ऑफ द रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, हम ये डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये किसके लिए सही है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सारे रिएक्शंस के लिए सही है। हमेशा ये वाली बात देखी जाती है। लॉजिकली शायद आप सोच भी सकते होंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो बड़ा जल्दी जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, पुराने बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेंगे, नए बॉन्ड जल्दी जल्दी बनकर आएंगे। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट होकर आ जाएगा। ऐसा ही देखा जाता है कब? टेम्परेचर बढ़ाने पे। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कितनी बढ़कर आ रही होगी, इस चीज को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था आरेनियस। आरेनियस ने एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दी एंड उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड उन्होंने एक मैथमेटिकली इक्वेशन दी, जिससे उन्होंने चीजों को समझाने की कोशिश करी। ठीक है, क्या वो इक्वेशन थी, कैसे वो टेम्परेचर डिपेंडेंस को समझाती है, चलिए उसी का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट इज आरेनियस इक्वेशन। जो आरेनियस इक्वेशन है, दिस इज एक्चुअली रिटन एज के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। दिस इज द इक्वेशन। अब देखिए इसके अंदर एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान भी होगा कि अपना वही रेट कांस्टेंट है, और हमने शुरू में ही बोला था रेट कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज टेम्परेचर। तो अभी हम वही डिपेंडेंस यहां पे समझने वाले हैं। देखिए के तो हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। ए जो टर्म है उसका क्या मतलब है वो आपको बताता हूं मैं। ए जो टर्म है इसका नाम दिया जा रहा होता है क्या? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या बता रहा होता है? बेसिकली ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में आइडिया दे रहा होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब हम बोल सकते हैं क्या? देखिए यहां पे बोल रहा हूं मैं, रिलेटेड विद कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी आपको यहीं पे समझा देता हूं मैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब देखिए यहां पे आपको यह भी दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स को मैंने डायरेक्टली के साथ रिलेट नहीं किया, मैंने साथ में क्या किया हुआ है, एक और फ्रैक्शन से इस चीज को मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब ये फ्रैक्शन क्या बता रहा होता है ये एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आरेनियस ने जब अपनी थ्योरी समझाई तो उन्होंने ये वाली बात बोली कि सारे के सारे कोलिजन्स जो हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके कारण प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं माना जाता। सिर्फ वही कोलिजन्स जिनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो और जिनकी एनर्जी भी क्या हो, सफिशिएंट हो, वही कोलिजन्स क्या करते हैं? प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं अगर सीधा कोलिजन्स की संख्या के साथ के को रिलेट करूं तो ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे किसके बारे में बात करनी चाहिए? उस फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे। हाँ, तो ये जो टर्म हमारे पास निकल कर आ रही है ये उसी को बताती है, और इसको हम लिख भी देते हैं यहां पे। व्हाट इज दिस गोइंग टू रिप्रेजेंट? फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन प्रॉपर ओरिएंटेशन and with sufficient energy and with sufficient energy।
अब अगर इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमें चीजों का अच्छे से आइडिया लगकर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म कॉल्ड ईए। देखिए ए का मतलब क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, ये ईए हमारे लिए थोड़ी सी नई टर्म है। चलिए एक बार इसका भी डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज दिस ईए गोइंग टू रिप्रेजेंट। चलिए देखते हैं एक बार। ईए जो होता है इसका नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो एक्टिवेट होकर आ जाएं और रिएक्शन में इन्वॉल्व होने लग जाएं। ठीक है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं और उसके साथ इस एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन था वो ये वाला क्वेश्चन था। इन्होंने बोला था देखिए ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, हम जानते हैं। फिर ये कह रहे हैं येट फ्यूल्स डू नॉट बर्न बाय देमसेल्व्स एट रूम टेम्परेचर, व्हाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए फ्यूल्स को बर्न करने के लिए हमें क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके फ्यूल्स बर्न करेंगी। आपको पता भी है, जैसे मान लीजिए अपने पास में एक कोल का टुकड़ा है, अगर मैं उसको जला रहा हूं तो हमें पता है रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, पर आपको पता है आपको माचिस की तीली से उसे आग लगानी पड़ती है तब जाके वो बर्न कर रहा होता है। तो व्हाट आई सिंपली वांट टू से इज दैट ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता है, हम बोल सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। रिएक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी नॉट अवेलेबल, एक्टिवेशन एनर्जी नॉट अवेलेबल। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरे बारे में क्या बोल रहे हैं, देखिए ये बोल रहे हैं हाउ इज एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। हम इसके बारे में भी थोड़ी सी देर बाद डिस्कशन करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक बार जो आर्रेनियस की इक्वेशन है उसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एनालाइज करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जो आर्रेनियस की इक्वेशन थी वहीं से ही हम आगे बढ़ेंगे चीजों में। K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब देखिए अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, हम दोनों तरफ ln ले लेते हैं। तो देखिए अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ln के बराबर ln a माइनस ई ए ओवर आर, और आगे जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1/t। ऐसी इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए अगर मेरे को यहां पे पूछा जाए कि आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, तो मैं कहूंगा मैं ln k को y एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दूंगा और 1/t को मैं कहां प्लॉट कर दूंगा, x एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दूंगा। तब हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्लोप निकल कर आएगा, दैट स्लोप या m जो हमारे पास आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी, देखिए ये कैसा ग्राफ ऑब्टेन होकर आ गया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होकर आ गया है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ के थ्रू हम क्या बात बोल सकते हैं यहां पे, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप बराबर माइनस ई ए ओवर आर। अब बताइए अगर आपको यहां पे स्ट्रेट लाइन पता चल जाए, स्लोप पता चल जाए, तो आप क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यही आर्रेनियस इक्वेशन को अगर अपन दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अप्लाई करें तो हम कैसी इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, चलिए एक बार वो भी देखते हैं। ठीक है, अगर मैं दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे इसको अप्लाई करता हूं तो जो इक्वेशन मेरे पास निकल कर आ जाती है दैट कम्स आउट टू बी log टू द बेस 10 K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। यहां पे मैं एक चीज अज्यूम करके चल रहा हूं, वो आपके लिए मैं यहां पे लिख भी देता हूं, अज्यूमिंग EA, अज्यूमिंग A एंड EA दोनों को ही हमने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट माना हुआ है यहां पे। अज्यूमिंग EA एंड A टू रिमेन कांस्टेंट, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि A और EA, देखिए आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट ही यही था कि A और EA को उन्होंने क्या माना था, कांस्टेंट माना था। उन्होंने कहा था कि हम इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में बातचीत नहीं करेंगे।
तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आ जाती है। अब देखिए इस इक्वेशन को भी अगर अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग। T1 टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट K1 है तो T2 टेम्परेचर पे मतलब एक नए टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू निकल कर आएगी, वो K2 के बराबर वैल्यू निकल कर आएगी। यही वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज गोइंग टू हेल्प अस इन न्यूमेरिकल्स। किस तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी बातचीत मेरे को और आपको बतानी है रिगार्डिंग क्या, कैटलिस्ट। आपको ध्यान भी है यहां पे इन्होंने कैटलिस्ट के बारे में कुछ बात बोली भी थी। तो चलिए अभी अभी हमने जो चीज समझी वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंस थी। अब मैं थोड़ी सी बात आपको किसके लिए बता देता हूं, कैटलिस्ट के लिए बता देता हूं। जब हम कैटलिस्ट की डिपेंडेंस की बात करते हैं तो चलिए यहां पे यही देखने की कोशिश करते हैं क्या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन आरओआर। रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट किस तरीके से इफेक्ट करता है। देखिए इन जनरल अभी अपन कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट ही मान रहे हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या बोल रहा हूं ये देखिए एक बार, ये याद रखने वाली बात है। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन so ROR increases। बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक नए रास्ते से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ले जाता है और हम देखते हैं उस रास्ते में जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होता है वो छोटी साइज का होता है। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए इसको एक ग्राफ के थ्रू और अच्छे से समझने की भी कोशिश कर लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होने का क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा। देखिए इन्होंने पूछा था हाउ इज एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ अ कैटलिस्ट, तो हम बोल देंगे कैटलिस्ट के यूज के कारण एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती हुई देखी जाएगी। तभी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स इनिशियली सो दैट दे कैन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब अगर ऐसा है तो हम बोल ही सकते हैं कि अगर कम एनर्जी सप्लाई करके रिएक्शन हो जाएगा फिर तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए कैटलिस्ट की डिपेंडेंस को एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का देखिए मैंने यहां पे आपके लिए ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। यहां अपन क्या प्लॉट कर रहे हैं, एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं। यहां हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, प्रोग्रेस को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा एक बार, एनर्जी हो गई, प्रोग्रेस होकर आ गई। मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ आपके लिए यहां पे प्लॉट किया हुआ है। सपोज दिस इज द ग्राफ, दिस इज द एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट्स, दिस इज द एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे बोला भी था ये वाली बात कि रिएक्टेंट को हमें कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट एनर्जी सप्लाइड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम ये बोलेंगे क्या हो रहा है, रिएक्शन नहीं होकर आएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए ये जो लेवल होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट का लेवल, और हम बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी योर टर्म कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। अब मैं बात कर रहा हूं क्या कि कैटलिस्ट क्या कर देता है यहां पे, चलिए एक बार वो भी ग्राफ के थ्रू समझने की ही कोशिश करते हैं। तो नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, देखिए एक बार कैटलिस्ट का यूज देखते हैं। यहां पे कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक नए रास्ते से ले जाता है। ये रहा कैटलिस्ट का रास्ता, और अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा शुरू उसने वहीं से ही किया, अंत भी वहीं पे ही किया, लेकिन इस बार अपने को कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। इफ यू कैन सी द ग्राफ, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है आपको इस बार इतनी एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। तो बेसिकली कैटलिस्ट ने यही काम किया जिससे क्या होकर आ गया, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होकर आ गई। ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अब क्या कर पाएंगे, बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट अपने को समझना रहता है, यूज ऑफ क्या, कैटलिस्ट। ठीक है, मान लेते हैं इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी निकल कर आ रही होगी वो सपोज ये डैश के बराबर निकल कर आ रही होगी।
ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर बोलूंगा क्या कि कैटलिस्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ किसको अफेक्ट करता है, काइनेटिक्स को अफेक्ट कर रहा होता है, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो कैटलिस्ट के बारे में अगर हम बात बोलें तो हम एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रख सकते हैं रिगार्डिंग कैटलिस्ट। क्या बोल रहा हूं, एक तो मैंने बोला कैटलिस्ट के बारे में, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कैटलिस्ट के बारे में। व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ इज, एक तो हम ये बोलेंगे क्या रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, ये हमने बोल ही दिया था, देखिए यहां पे। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कैटलिस्ट के बारे में, डज नॉट अफेक्ट कैटलिस्ट क्या चीजें इफेक्ट नहीं करेगा, तो मैं ये कह रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको पता है केसी केपी के बारे में बात चल रही है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटलिस्ट के कारण चेंज नहीं होकर आता। ऐसे ही हम बोल सकते हैं क्या डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितनी हीट एब्सॉर्ब होकर आ रही है, ये भी कैटलिस्ट के कारण चेंज नहीं होकर आएगा। और तीसरी चीज हम बोल सकते हैं क्या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, अगर ये क्वांटिटी है तो ये याद रखिए ये सारी क्वांटिटीज किससे रिलेटेड हैं, थर्मो से रिलेटेड हैं। मैंने कहा कैटलिस्ट थर्मो को अफेक्ट नहीं करता, कैटलिस्ट किसको अफेक्ट कर रहा होता है, काइनेटिक्स को अफेक्ट कर रहा होता है। तो हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि कैटलिस्ट के कारण क्या इफेक्ट होएगा और क्या इफेक्ट नहीं होकर आएगा। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर बेस सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा था, चलिए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर चीजों में आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन, देखिए ये जो इक्वेशन है अपने पास में, जो आर्हेनियस इक्वेशन अभी अभी हमने देखी थी टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, ये उसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है सवाल में, इन्होंने कहा एक सर्टेन रिएक्शन है 50% कंप्लीट हो गया 20 मिनट्स में इस टेम्परेचर पे, बाद में कह रहे हैं सेम रिएक्शन जो है वो 50% कंप्लीट हो गया 5 मिनट में हायर टेम्परेचर पे। हमसे ये पूछा जा रहा है क्या एक्टिवेशन एनर्जी क्या निकल कर आएगी, ये वाली बात बता दें। किस तरीके से निकाला जा सकता है, आपको ध्यान है अभी थोड़ी देर पहले की इक्वेशन आपको बताई गई थी, उसी को यूज करूंगा मैं यहां पे सॉल्यूशन के अंदर। आपको ध्यान होगा अभी बोला गया था आपसे log to the base 10 K2 over K1, that should be equal to EA over 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, ऐसी इक्वेशन अपने पास ऑब्टेन होकर आ जाएगी। इसी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमें क्या पता चलने वाला है, एक्टिवेशन एनर्जी ईए की वैल्यू पता चलने वाली है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी कितने कितने के बराबर आएगी, आपको दिख रहा होगा। देखिए पहले केस में रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में हमको कितने मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट के बराबर लग रहे हैं। तो आई थिंक आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ K2 एज, देखिए ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब रेट कैसी रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से इज, देखिए आधा खत्म हो गया कितने मिनट में, 20 मिनट में। दूसरे केस में बोल रहे हैं आधा खत्म हो गया कितने मिनट में, 5 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए इसी रेट को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पुट किया जाएगा। ये देखना log टू द बेस 10 K2 का मतलब हमको ये बताना है कि नए कंडीशन में रेट क्या आने वाली है। तो देखिए मैं बोल रहा हूं क्या कि कितना रिएक्टेंट खत्म हो गया, 50% का मतलब हम बोल सकते हैं C0/2 खत्म होकर आ गया है। और कितने टाइम में खत्म होकर आया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये C0/2 5 मिनट में खत्म होकर आया। दूसरे केस में बताइए C0/2 ही खत्म होकर आ रहा है, लेकिन कितने मिनट लग रहे हैं इस बार उसको, तो हम देख सकते हैं इस बार उसको 20 मिनट लग रहे हैं। ये हमने किसके बारे में बात करने की कोशिश करी है, के बारे में बातचीत करने की कोशिश करी है। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट आधा आधा खत्म हो गया, टाइम कितना लगा वो मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये है गया ये। नेक्स्ट आ जाएगा 2.303, देन वी हैव द टर्म आर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 8.314। नेक्स्ट हम यहां पे पुट करेंगे 1/T1। देखिए पहले वाला जो टेम्परेचर है वो यहां पे पुट करना है, दैट इज 300। दूसरा वाला जो टेम्परेचर है वो 350 के बराबर है, वो हम यहां पे ले लेंगे।
यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन के अंदर कि ये से ये तो कैंसिल आउट होकर आ जाएगा। 5 को अगर 20 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। log 4 वाली टर्म आएगी और देखिए आपको log 4 की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई भी है क्वेश्चन के अंदर, इसका यूज किया जा सकता है और उसके बाद अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू कैन हैव द करेक्ट आंसर। देखिए इस इक्वेशन के थ्रू हमने क्या समझने की कोशिश करी, एक्टिवेशन एनर्जी निकाली यूजिंग द डेटा गिवन फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स 300 केल्विन एंड 350 केल्विन। ठीक है, अभी अभी हम क्या समझ चुके हैं, हम कैटलिस्ट की डिपेंडेंस को समझ चुके हैं, साथ में हम लोग क्या समझ चुके हैं, टेम्परेचर की डिपेंडेंस को समझ चुके हैं। दोनों ही रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। किस तरीके से आपको समझाया गया है वो जरूर याद में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए जो अगला सवाल है इसके अंदर देखिए वही चीज वापस से आपसे ब्रीफ आउट करवा रहे हैं। क्या इन्होंने बोला है गिविंग रीजंस आप समझाएं कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे अफेक्ट होकर आएगी व्हेन टेम्परेचर के बारे में बोल रहे हैं इज डिक्रीज्ड। मैंने शुरू में ही आपसे बोला था टेम्परेचर बढ़ाएंगे आरओआर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे आरओआर घटेगा। इन्होंने टेम्परेचर को घटाया है तो बताइए आरओआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता हुआ देखा जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कैटलिस्ट की डिपेंडेंस के बारे में भी बात करी हुई है, आपको समझा दिया गया है अभी अभी कि कैटलिस्ट मिलाने से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज होकर आ जाता है। क्यों? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम कर देता है, एज अ रिजल्ट रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होएगा, इंक्रीज होकर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी बातचीत अपने को एक और टर्म के बारे में करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड क्या, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो हमें समझना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, रिएक्शन के रेट लॉ को जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने की बात करी थी उसे हम थ्योरेटिकली भी डिटरमाइन करने की कोशिश कर पाए। ठीक है, तो जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहली बात तो ये बोलेंगे क्या कि रिएक्शंस हमारे पास में 2 तरीके के होंगे, उन्हीं 2 रिएक्शंस के बारे में अपने को अभी बातचीत करनी है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, देखिए अपने पास में आई एम सिंपली सेइंग रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो कैसे रिएक्शंस होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। दूसरे कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शंस की खास बात क्या हो रही होती है तो इसके बारे में कुछ कुछ बातें बोल देता हूं यहां पे। टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट, विदाउट फॉर्मेशन of any intermediate। एक स्पीशीज होता है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट, अभी हमने उसके बारे में बात नहीं करी है, वी विल डिस्कस इट जस्ट नाउ। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखें अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, सीधा रिएक्टेंट हो, उससे ट्रांजिशन स्टेट बने और उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होकर आ जाए, किस तरीके का ग्राफ इमेजिन किया जा सकता है, चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा अपने पास रिएक्टेंट का लेवल, ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा और ये क्या हो गया, देखिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होकर आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज द लेवल ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट। और मैंने कहा ये जो लेवल है ये किसका है, ट्रांजिशन स्टेट का है। आप देख रहे हैं बीच में कहीं कोई ऐसी जगह ही नहीं आई जिसे हम क्या करें, इंटरमीडिएट का नाम दे पाए। ठीक है, देखिए एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में हम थोड़ी कुछ और बातचीत अभी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक बार ये जो ब्रीफ कंपैरिजन था एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स वाला, ये जरूर अभी डिस्कस करता हूं। ठीक है, व्हाट इज दैट, चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा टाइप का जो रिएक्शन है उसको नाम ये लोग क्या दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नाम दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में हम क्या बोलते हैं यहां पे, तो चलिए ये डिस्कस करते हैं एक बार। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं, तो मैं बोल रहा हूं क्या, टेक्स प्लेस इन 2 or more steps, takes place in 2 or more steps having some mechanism
एक स्टेप वाइज एनालिसिस होता है जिसके थ्रू एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं मैकेनिज्म टेक्निकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स in which a complex reaction proceeds। एक सीक्वेंस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को प्रोसीड होता हुआ कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ किस तरीके का बनकर आ रहा होता है, चलिए एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। फिर वही काम कर दिया हमने, इधर हमने एनर्जी को प्लॉट कर दिया, इधर हमने प्रोग्रेस को प्लॉट किया हुआ है। अब देखिए इस बार कैसी सिचुएशन आ रही है, ये रहा, मान लेते हैं रिएक्टेंट का लेवल, ये यहां तक पहुंचा, देन हमने बोला ये यहां तक आ गया नीचे, देन इस तरीके से ग्राफ थोड़ा ऊपर मूव कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसा ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं एक बार चलिए देखते हैं। आप ये हुआ, ये एक ग्राफ आया, ये एक आया, एंड ऐसी स्थिति आ गई। सपोज दिस इज द कंडीशन गिवन टू अस, ये जो लेवल है ये रिएक्टेंट्स का लेवल है, ये जो लेवल अपने पास आने वाला है दिस इज द फाइनल एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहां पे दो दो ट्रांजिशन स्टेट बनकर आ रही हैं। देखिए ये जो स्थिति है बीच में पीक्स जो ग्राफ की आ रही है उसे ट्रांजिशन स्टेट के नाम से बुलाया जाता है। और ये जो अपने पास में मटेरियल ये लेवल बनकर आया ये वाला, दिस इज द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, इसे क्या नाम दिया जाता है, इंटरमीडिएट नाम दिया जाता है। देखिए इंटरमीडिएट उतना स्टेबल तो नहीं होता जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं। आप देख भी सकते हैं इंटरमीडिएट का एनर्जी लेवल थोड़ा हायर आ रहा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम। हाँ, पर डेफिनेटली वो ट्रांजिशन स्टेट के मुकाबले क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट के मुकाबले उसका एनर्जी लेवल क्या निकल कर आ रहा है, कम निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहां पे किस तरीके की बातचीत जरूर कर सकते हैं, हम यहां पे ये बातचीत जरूर कर सकते हैं कि ये रिएक्शन दो स्टेप्स में आकर करने वाला रिएक्शन है। पहले देखिए रिएक्टेंट से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, और फिर इंटरमीडिएट से क्या बनकर आएगा, प्रोडक्ट बनकर आएगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमने एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि होते कैसे हैं ये रिएक्शंस, इसके बारे में कुछ बातचीत करने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में ही कुछ और बातचीत करेंगे। ठीक है, देखिए यहीं पे मैं एक टर्म इस्तेमाल करने वाला हूं, व्हाट इज दैट, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये थोड़ी सी नई टर्म है अपने लिए। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाम की एक टर्म आपको बताई गई थी लास्ट क्लास के अंदर, एंड आपसे ये बोला गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो जाता है। तो हमने ये बोला था कि एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर होता है जो रेट लॉ के एक्सप्रेशन से ऑब्टेन किया जाता है, और हमें पता है कि इससे हमें फैक्टर पता चलता है विच रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। उसी से रिलेटेड एक छोटी सी टर्म और है, उसका नाम क्या है, मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, चलिए पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज मॉलिक्युलैरिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन या कोलाइडिंग विद प्रॉपर एनर्जी। पहले तो ओरिएंटेशन की बात करते हैं, कोलाइडिंग विद प्रॉपर ओरिएंटेशन and with sufficient energy in elementary step। देखिए एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करेंगे और क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने वाले हैं, उसी नंबर को हमने क्या नाम दे दिया है, मॉलिक्युलैरिटी का नाम दे दिया है।
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या रह रही होती है, पहली चीज तो ध्यान रखें, मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड ही किसके लिए, खाली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वाई? बिकॉज आपको पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो मल्टीपल स्टेप्स में अकर करता है, ठीक है। हम हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी की बात कर सकते हैं क्योंकि हर स्टेप एलिमेंट्री होगी, लेकिन हम ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी जैसी बात नहीं कर पाएंगे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो मॉलिक्युलरिटी के बारे में ही मैं ये वाली बात बोलना चाहता हूं। एक तो आप ये देखें, क्या मैं सीधा एक तो ये बोल सकता हूं यहां पे कैन हैव नेचुरल नंबर वैल्यू ओनली, नेचुरल नंबर वैल्यू ओनली, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये ऑर्डर से डिफरेंट है, क्योंकि हमने तो ये कहा था ऑर्डर कभी कभी जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है जीरो मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, वन कभी कभी अपने पास ऑब्टेन होकर आ जाता है, बट वी से दैट सिंपली नेचुरल नंबर वैल्यू पॉसिबल है, फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.5 या 2.5 मॉलिक्यूल एक साथ आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो एक बात तो ये होकर आ गई, और दूसरा मैंने क्या बोला, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहीं पे ये वाली बात भी बोल देते हैं, क्या, नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन नहीं किया जाता, ठीक है। एक आखिरी बात जो यहीं पे मेरे को बोलनी है, हो सकता है स्क्रीन तो खैर पूरी भर चुकी है इसलिए अपन आगे बात करेंगे, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जो मॉलिक्युलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जैसा कि मैंने बोला सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड है, तो हम उसी के साथ किस तरीके की बातचीत यहां पे कर पाएंगे, लेट अस सी दैट। तो आई एम सेइंग कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, किसकी बात कर रहा हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहा हूं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर बराबर मॉलिक्युलरिटी बराबर सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पे लेता हूं, देखिए ये जो रिएक्शन है H2 प्लस I2 से जो हमारे पास बनकर आ रहा है, दैट इज 2HI। अब अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री है, तो हम यहां पे बहुत सारी बातें कर पाएंगे। तब हम ये भी बोल पाएंगे, देखिए पहली चीज तो कि इसका रेट लॉ कैसा होना चाहिए, रेट बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन I2 पावर 1 हो जाएगा। यहीं पे ही फिर हम क्या बोल पाएंगे, हम ये वाली बात भी बोल पाएंगे कि ऑर्डर बराबर मॉलिक्युलरिटी कितने के बराबर आ जाएगी, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर आ जाएगी। आपको दिख भी रहा होगा, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम कर दें तो 1 + 1 मतलब कितने के बराबर वैल्यू आ जाती है, 2 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाती है, ठीक है। ओके, थोड़ी सी बात अपने को देखिए, अपन ने एलिमेंट्री रिएक्शन को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझ लिया, मॉलिक्युलरिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। देखिए मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकली डिटरमाइंड नंबर है और वो हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर ही निकल कर आ रहा होता है। कौन से मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं रह रहा होता है, जबकि आपको पता है ऑर्डर तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही रिएक्शंस के लिए डिफाइंड है। तो ये जो बातें मैंने बोली, ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है बिटवीन क्या, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। थोड़ी बातचीत अपने को किसके बारे में और करनी है, मैकेनिज्म के बारे में करनी है। मैकेनिज्म से चीजों को कैसे रिलेट किया जाएगा, चलिए एक बार ये भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मैकेनिज्म। देखिए टॉपिक मैंने मैकेनिज्म पहले ही बोल दिया था, लेकिन फिर भी हम क्या करने वाले हैं, अब मैकेनिज्म used to determine rate law,
रेट लॉ अभी तक तो हम एक्सपेरिमेंटली निकाला करते थे, अब हम मैकेनिज्म का यूज करके क्या करने की कोशिश करेंगे, रेट लॉ को निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वही अपने को याद रखनी है। सबसे पहले तो ये याद रखें, क्या बोल रहा हूं, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म is the rate determining step, is the rate determining step. And its rate law, मतलब स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट लॉ होता है वही ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ निकल कर आ जाएगा। Slowest step is the rate determining step and its rate law is going to be, its rate law is going to be rate law of overall complex reaction. But it should not involve intermediate concentration. मैंने आपसे पहले भी कहा था इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। आपको याद है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम था, इंटरमीडिएट का एनर्जी लेवल थोड़ा हायर था। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे रेट लॉ के एक्सप्रेशन में किसकी कंसंट्रेशन ना आए, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ना आए। अगर आएगी तो हम उसको किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे किया जाता है एलिमिनेशन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ठीक है, चलिए पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके ऊपर सवाल किस तरीके से हमारे पास पूछे जाएंगे। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए अगला सवाल मैंने यहां पे लिया हुआ है, देखिए क्या पूछ रहे हैं। अगेन कैटलिस्ट की डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो उसी को देख लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या है, क्या चेंज करेगा। तो मैंने आपसे बोला था कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता है ये तो थर्मो से रिलेटेड चीजें हैं, और मैंने कहा था थर्मो से रिलेटेड चीजें नहीं चेंज होती, किसके कारण, कैटलिस्ट के कारण। तो आई कैन सिंपली से दैट आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन। कैटलिस्ट ओनली अफेक्ट्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और सवाल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर या इसी से रिलेटेड। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए यहां पे इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है सीबीएसई ने, एंड व्हाट दे आर सेइंग इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री स्टेप इज अ मेजर ऑफ। अब बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये पक्का मॉलिक्युलैरिटी से रिलेटेड होना चाहिए? यस, तो आई कैन सिंपली से कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं ये अपने को किसका आइडिया देगा, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन का आइडिया देगा। वो बात अलग है। देखिए अच्छी बात यह कि इन्होंने यहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया है। अब आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर तो मॉलिक्युलैरिटी बोलो या ऑर्डर बोलो या सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स बोलो, बात एक ही है। हां, तो अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो आंसर सी के साथ साथ क्या दिया जा सकता है, बी एंड डी भी दिया जा सकता है। बिकॉज देखिए मॉलिक्युलैरिटी ही ऑर्डर होएगा, और ऑर्डर ही किसके बराबर आने वाला है, स्टोइचियोमेट्री के बराबर आने वाला है। तो वैसे तो ये तीनों ही ऑप्शन सही बोले जा सकते हैं। हां, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं या जो स्टार्टिंग में लाइन में लिखा हुआ है अगर मैं उसी की बात करूं, तब आपको ये समझ में आ रहा होगा वी शुड गिव ओनली वन आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। जहां पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बात करी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द एलिमेंट्री स्टेप को तो टेक्निकली क्या नाम देना चाहिए, मॉलिक्युलैरिटी का ही नाम देना चाहिए, उसी का नाम मॉलिक्युलैरिटी होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और कोई सवाल अगर उन्होंने पूछा है तो हम अपनी थ्योरी के थ्रू उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए यहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर उन्होंने पूरा राइट अप दिया हुआ था, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन था। ओके, नाउ देखिए पूछ क्या क्या रहे हैं यहां पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। पहली चीज वो ये पूछ रहे हैं, डिफाइन व्हाट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या हम बोल सकते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी भी थी, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म जो होती है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं।
नेक्स्ट इन्होंने बोला है क्या, डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी गया था, एक ऐसा रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में होएगा और जिसकी प्रोग्रेस के दौरान एक इंटरमीडिएट भी फॉर्म होकर आए, एटलीस्ट एक इंटरमीडिएट फॉर्म होकर आए, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का नाम देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने थ्योरी में उसको डिस्कस भी किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। आपको ध्यान है ये वाली बात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करी थी। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, के बढ़ जाता है और उसी के बढ़ने के कारण रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होएगा, इंक्रीज होता हुआ देखा जाएगा। तो टेम्परेचर ज्यादा, के ज्यादा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और करके देखिए ऑप्शन के अंदर इन्होंने क्या बात बोली भी है। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि वाई इज मॉलिक्युलैरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। देखिए पूछ रहे हैं मॉलिक्युलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में एप्लीकेबल है, जबकि आपको पता है ऑर्डर के लिए क्या बोल रहे हैं, इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। हमें इसी बात को समझाना है। अब देखिए मैंने आपसे बोला भी था मॉलिक्युलैरिटी तो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा तो आपको पता चल रहा होगा दिस कैन नॉट हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू। और अगर ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता तो ये सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होगा, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइंड होगा, जहां पे ऑर्डर बराबर मॉलिक्युलैरिटी बराबर सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स हो जाएगा। जबकि अगर हम किसके बारे में बात करें, ऑर्डर के बारे में बात करें, तो आपको पता है ऑर्डर का थ्योरी से तो कोई लिंक ही नहीं होता। ऑर्डर तो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है एंड वी इवन नो दैट द ऑर्डर वैल्यू कैन इवन बी कैसी, फ्रैक्शनल। ऑर्डर कैसा आ सकता है हमारे पास में, फ्रैक्शनल भी निकल कर आ सकता है। इसीलिए याद रखें ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी डिफाइंड है। लेकिन मॉलिक्युलैरिटी की बात हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए नहीं करेंगे। मॉलिक्युलैरिटी की बात हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हर एलिमेंट्री स्टेप के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात नहीं करी जाती है। यहीं पे अपने को यही वाला एक्सप्लेनेशन लिखना था, ठीक है। चलिए देखते हैं और कोई क्वेश्चन अपने को मिलता है तो उसके थ्रू थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। ओके देखिए यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन कुछ इस तरीके का है। ये कह रहे हैं कि द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज गिवन बिलो। देखिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, अपन ने इसकी थ्योरी प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, मैं यहीं पे आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये ओवरऑल एक रिएक्शन है जिसको हमने 2 स्टेप में होता हुआ माना है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या बोलने वाले हैं, देखिए इन्होंने खुद ने ही पहली स्टेप के साथ क्या लिखा हुआ है, स्लो। दूसरी स्टेप के साथ क्या लिखा हुआ है, फास्ट। मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिज्म की जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं। और मैंने ये भी बोला था जो इसका रेट लॉ होगा वही ओवरऑल रेट लॉ निकल कर आ जाएगा। तो मुझे ये बताइए अगर मैं इस एलिमेंट्री रिएक्शन, देखिए मैकेनिज्म की हर स्टेप हम एलिमेंट्री मानते हैं, तो बताइए अगर ये स्टेप एलिमेंट्री है तो हम बोल सकते हैं जो इसका रेट लॉ होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे इन्होंने पहले पार्ट में यही पूछा है, राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो बताइए जो आरडीएस का रेट लॉ है वही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। आरडीएस का रेट लॉ मैं कैसे लिख सकता हूं, आर ओ आर बराबर, यहां देखिए अपने पास में इस रिएक्शन का अपन रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1, इसका रेट कांस्टेंट हम मान लेते हैं क्या, K2, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं देखिए रिएक्शन तो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 रहेगा, इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 रहेगा। तो आई कैन से दैट इस बार आर ओ आर कितना आ जाना चाहिए, पहले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, I माइनस ऑप्टेन होकर आ जाएगा। अब देखिए खास बात क्या थी, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होकर आई तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा अपने रेट के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशंस आ रही हैं वो एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है। आपको पता है ये दोनों ही यहां पे क्या करने वाले हैं, देखिए H2O2 जो है वो तो रिएक्टेंट की तरीके से बिहेव कर रहा है और जो I माइनस है आपको दिखना चाहिए, देखिए वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब वास्तव में इट इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ कैटलिस्ट।
मैंने क्या बोला था, मैंने ये वाली बात बोली थी कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। रिएक्टेंट आए, प्रोडक्ट आए, कैटलिस्ट आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कौन नहीं आना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। और आप देख भी पा रहे हैं, देखिए इसके एक्सप्रेशन में कौन नहीं आ रहा है, इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने जो काम किया है वो ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। ये फर्स्ट स्टेप का भी रेट लॉ है और यही ओवरऑल रिएक्शन का भी रेट लॉ है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहीं पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है व्हाट इज राइट द ओवरऑल ऑर्डर। अब आपको दिख रहा होगा रेट लॉ ये है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, H2O2 की पावर 1 प्लस I माइनस की पावर भी 1। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, 2 के बराबर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं यहां पे हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए मॉलिक्युलरिटी आने वाला है। अब यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है देखिए ओवरऑल रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स है, और अगर ओवरऑल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है फिर तो मॉलिक्युलरिटी कैसी होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था मॉलिक्युलरिटी खाली कब डिफाइन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही डिफाइन होकर आ रही होती है। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर भी अगर एग्जामिनर ने पूछा है मॉलिक्युलरिटी, तो हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप की इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी तो डिफाइन हो ही नहीं सकती। तो व्हाट आई एम सेइंग इज मॉलिक्युलरिटी की बात कर रहा हूं क्या, फॉर फर्स्ट स्टेप जो निकल कर आएगी, आपको दिख भी रहा होगा, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 स्पीशीज कोलाइड करेंगे तब जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होकर आएगा। तो इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 2 होकर आ जाएगी। सेकंड स्टेप को भी अगर हम देखें तो देखिए ये और ये आपस में कोलाइड करने वाले हैं, फिर से 2 पार्टिकल्स हो गए, तो बताइए मॉलिक्युलरिटी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यही मॉलिक्युलरिटी अगर हम किसके लिए निकालना चाहें, सेकंड स्टेप के लिए निकालना चाहें, तो आई एम सेइंग फॉर सेकंड स्टेप अगेन द मॉलिक्युलरिटी इज गोइंग टू बी हाउ मच, तो हम बोलेंगे सेकंड स्टेप के लिए भी मॉलिक्युलरिटी 2 आ जाएगी। पर ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्युलरिटी इज गोइंग टू बी क्या, नॉट डिफाइंड, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में बात करी, हमने कैटलिस्ट डिपेंडेंस के बारे में बात करी, और उसके बाद जो हमने यहां पे अभी अभी डिस्कस किया है दैट इज मैकेनिज्म रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होंगे, मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, मैकेनिज्म से रेट लॉ को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सब बातें हम लोगों ने यहां पे डिस्कस करी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। अगर आप थोड़े से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आप इस चैप्टर के ऊपर और अच्छा कमांड डेवलप कर सकते हैं। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।